रख दो, मैं दे दूंगा, रख दो वहां पे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलिए, तो अभी कहाँ पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टार्ट करना है, ओके। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो HOH, HOC, रेजोनेंस एनर्जी एंड ब्रेड्स रूल। आज का जो हमारा 4 टॉपिक होगा वो ये होगा। देखते कितना कंप्लीट कर पाते हैं। दिमाग में तो यही है कि ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो HOH से स्टार्ट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आवाज कम है क्या? मेरी खुद ही कम है यार। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हमें पढ़ना है, स्टार्ट करना है। हाँ, शांत हो जाइए, जल्दी 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 बैठो, जल्दी बैठो फटाफट। अच्छा, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन से आपको पता लगेगा। यार आवाज बहुत ही कम है यार। आ रही है? फटाफट सा आवाज आ रहा है। चलो, क्या आवाज कर रहा है बेटा? धीरे धीरे सब आवाज करने लगते हैं। पढ़िए, हाइड्रोजनेशन। आपने पढ़ा है हाइड्रोजनेशन होता क्या है? शांत। हाइड्रोजनेशन क्या होता है आइए समझते हैं। अगर मान लो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड करने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड करना, इस एंटायर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। बेसिकली हाइड्रोजनेशन अगर मोटे मोटे तर्क में बताएं तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने का प्रोसेस है। कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है? अनसैचुरेटेड। अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना, इसी इंटायर प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजनेशन। बेसिकली मोटे तौर पे याद रखो तो हाइड्रोजन का एडिशन, और हाइड्रोजन का एडिशन कहां होगा? अनसैचुरेटेड में। अब आपने लिखना मत, अभी आपने पढ़ा होगा। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है, क्योंकि मेरे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये थोड़ी आवाज कर रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आपके सामने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा इसके बाद, उसमें पहला रिएक्शन यही है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके पास, आपने पढ़ा होगा, मान लो आप पढ़ाई करते हो तो रैंक अच्छा आएगा, नंबर अच्छा आएगा, सिलेक्शन अच्छा आएगा, सब घर वाले प्यार मोहब्बत बड़े अच्छे से आपका इज्जत भी करेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इज्जत तो छोड़ो, कुटाई भी होगी, है ना? तो मान लो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, है ना? तो वही यहां पे यूज होता है। नहीं पढ़ोगे अगर तो क्या होगा? पिटोगे। अगर मान लो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे ही। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड होता जरूर है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। एक और होता है राने निकल, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। बट ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन ऐड होता है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और ध्यान रखिएगा, सेम साइड से पिटाई होगी, ठीक है ना? जब भी सेम पिटाई होगी, आपको याद हो मम्मियां जो होती है ना हमारी, भाई साहब एक ही जगह पे 3-4 पड़ता है, तो क्या सेम साइड से ही पड़ता है आपको भी? सब घर की कहानी एक ही है। तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, वो भी सेम साइड से। तो याद रखना, हाइड्रोजन ऐड होगा बट सेम साइड से।
इन एडिशन ये सब बाकी बातें बाद की है। तो ये देखो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट और हमने बना दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, जो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया हाइड्रोजन को ऐड करके, इस एंटायर प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, हाइड्रोजनेशन। अब एक और चीज हम पहले समझते हैं, इसमें हीट रिलीज होगा या गेन होगा, समझते हैं। क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या वीक बॉन्ड है आपके पास, पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड है तो क्या यहां पे वीक बॉन्ड है ओवरऑल, और उधर जाओगे तो सारे ही सिग्मा हो गए, तो सारे सिग्मा हो गए तो क्या आपके पास सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में काउंट होता है, और यहां पे सिग्मा बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। अच्छा एक और बात बताओ, वीक बॉन्ड स्टेबल है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टेबल है? इसका मतलब ये स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब जो रिएक्शन हो रहा है वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ हो रहा है। अगर स्टेबिलिटी आती है तो क्या एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी जब भी आएगा तो क्या एनर्जी रिलीज हो गया, तो क्या इस रिएक्शन में भी स्टेबिलिटी आई है तो क्या यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी, इसी को लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, या कोई लोग लिख देता है डेल्टा एच लेस देन जीरो। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज को बोला जाता है माइनस और एनर्जी गेन को बोला जाता है प्लस, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जहां पे एनर्जी रिलीज हो गई उस प्रोसेस को बोल देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे मान लो आपके पास नया घर बनता है तो वहां पे व्हाइट वॉश होता है, चूना है ना, देखा होगा आपने। अब जब वो चूना बनता है उस प्रोसेस को अगर आपने देखा हो तो एक चूने का कट्टा आता है, कट्टा समझते हो वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो, जिसमें चूना भर के रखा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, हमारे यहां तो कट्टा ही बोलते हैं भाई, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैग्स। और भाई ये तो नया सुना मैंने, चलो ठीक है। अब वो चूने का कट्टा होता है, रैग्स होता है, तो वो चूना पहले काट के डाला जाता है, फिर उसमें पानी डाला जाता है, उसमें से बड़ा हीट निकलता है ना। हाँ, तो वहां वो जितने भी प्रोसेस जहां पे हीट रिलीज हो रही है, हीट निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हो गया। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जैसे वहां पे हीट निकल रही थी, इस प्रोसेस में भी हीट रिलीज होगी और इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब साथ में लिखोगे डेफिनेशन, हीट रिलीज व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन हमेशा H2 बना के रखता है तो इसलिए H2 लिख लो। व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हीट रिलीज व्हेन H2 इज एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा बेटा हम लोग 1 मोल में लेते हैं, डेफिनेशन है, लिखना चाहो तो 1 मोल लिखो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, वो फिजिकल में काम आएगा, यहां काम नहीं आएगा। HOH में बस 2 लाइन बस आगे है, आपने HOH समझ लिया कि ये हीट रिलीज हो रही है, और क्या हीट रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई तो क्या स्टेबिलिटी आ जाएगा। अच्छा, अब देखो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा क्या उतनी बार उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा। भाई यहां पे एक में मान लो 10 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज हो रहा है, तो 2 कर दोगे तो 20 हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है बट मोटे मोटे तौर पे। क्या 3 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 4 पे 40 हो जाएगा, तो मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए HOH का कंपैरिजन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड देखना है, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला कंडीशन आपके पास आ गया। अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाए, इफ पाई बॉन्ड इज सेम, पहले तो प्रायोरिटी 1 पाई बॉन्ड ही देखना है। अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तो क्या आपके पास
ध्यान रखिएगा, सेकेंड कंडीशन इज इफ पाई बॉन्ड इज सेम देन HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर स्टेबल होगा तो वो हाइड्रोजनेशन ही नहीं करेगा ना, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। अगर स्टेबल ही है, पहले से ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन ही ऐड नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे स्टेबिलिटी तभी लगाते हैं जब पाई बॉन्ड सेम हो। इफ पाई बॉन्ड इज सेम देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। दो कंडीशन है जिसमें HOH पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बड़ी छोटा सा टॉपिक है, बड़ी आसान सा टॉपिक है। HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, वो भी सेम साइड से। सेम साइड से पिटने का मतलब हो गया सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड होता है। क्यों होता है, पूरा मैकेनिज्म है, सिलेबस में पढ़ेंगे आगे। इस संडे को टेस्ट आ रहा है, सैटरडे को टेस्ट आ रहा है, अच्छी बात है। इस संडे को शायद मैं क्लास ना लूं, मैं ऑनलाइन वाले का ले लूंगा। तो कल क्यों नहीं होगी क्लास? BN सर नहीं आ रहे, एक्स्ट्रा नहीं ले पाऊंगा। एक्स्ट्रा कैसे लूंगा? इसके बाद है क्या BN सर की क्लास? 8 बजे? 8 बजे तो मेरी ऑलरेडी एक क्लास है, नहीं पॉसिबल है। हालांकि आपका जो प्लानर है 30 नवंबर तक का, उसमें 5 या 6 लेक्चर का ही गैप है, वो कभी भी मेकअप हो सकता है। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं कि सिलेबस लेट चल रहा है, डिले चल रहा है। सिलेबस ट्रैक पे रखेंगे, बट सिलेबस को ट्रैक पे रखने के लिए उड़ाएंगे नहीं, ये भी ध्यान रखना। तो 5-6 लेक्चर बढ़ सकता है 7-8 में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिसंबर होगा, 5 दिसंबर होगा। आपको टेंशन क्या है, समझ में आना चाहिए। चलो, HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो नेक्स्ट। अब जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आएगा कंपेयर HOH, कंपेयर HOH, तो आपने एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे देखा था? आपने एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे देखा था? अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच था। तो पहले आप स्टेबिलिटी देखोगे, क्या उल्टा ऑर्डर कर दोगे तो HOH आ जाएगा? सिंपल, कंपेयर HOH के क्वेश्चन से देखो। यहां पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। एल्कीन दे देगा, बोलेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा है, जल्दी से 10-10 सेकंड में करिए। 1 में, 2 में, 3 में, किस में ज्यादा है? क्या आपके पास देखो 2 पाई बॉन्ड है क्या, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या यहां पे एक पाई बॉन्ड है? क्या यहां भी एक पाई बॉन्ड है? और मैंने पहला कंडीशन क्या लिखा है, पहले पाई बॉन्ड देखना है। तो पाई बॉन्ड ज्यादा है, HOH ज्यादा होगा। दूसरे तीसरे में अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तो क्या स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अल्फा एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अल्फा एच निकाल लो, क्या 3 यहां पे अल्फा एच दिख रहा है, 2 यहां पे नजर आ रहा है, क्या 5 अल्फा नजर आ रहा है? इस केस में बेटा केवल एक अल्फा नजर आ रहा होगा। क्या अल्फा एच के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? तो अल्फा एच कम है, HOH ज्यादा हो जाएगा। क्या आपके पास यही आंसर है? आप या तो स्टेबिलिटी निकालो फिर उल्टा करो, डायरेक्ट कर दिया। स्टेबिलिटी भी निकालते तो वही आता, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबल होता है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। अगर देखो क्या पाई बॉन्ड सब में सेम है? अगर पाई बॉन्ड सेम है तो क्या HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी? तो स्टेबिलिटी निकालो, पहले में कितना है, अल्फा एच आ रहा है, 2 यहां आ रहा है और 1 यहां आ रहा है। क्या 3 अल्फा एच नजर आ रहा है? यहां पे 3 नजर आ रहा है, 2 5 नजर आ रहा है, 1 6 नजर आ रहा है, 6 अल्फा एच। इस केस में देखो 3 3 6 2 8 2 10 10 अल्फा एच नजर आ रहा है। अगर अगर स्टेबिलिटी देखना हो, अगर अल्फा एच आ रहा है, ध्यान से देखना, तो अगर स्टेबिलिटी कोई पूछ ले तो स्टेबिलिटी में क्या CBA आएगा, अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट आपको HOH पूछना है तो HOH क्या ABC आ जाएगा, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सेम है। वैसे ITC करा दिया था ना कल,
आईटीसी करा दिया था। चलो नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ। क्या ये 6 अल्फा एस दिख रहा है? यहां पे 9 अल्फा एस दिख रहा है। अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर पूछ लिया जाए तो क्या बी ग्रेटर देन ए होगा? लेकिन एचओएच पूछ रहा है तो क्या स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर होगा? ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये टॉपिक्स बेटा साथ में लिखा करो, ये बहुत आसान है, इसमें सोचना नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ चुके हैं, बस उल्टा ही तो कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना कि पहले पाई बॉन्ड लगाना है, ऐसा नहीं कि हाँ पाई बॉन्ड ही नहीं देखा। पहले पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड सेम हो तो एचओएच जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एचओएच के क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यू में, अगर आप देखेंगे तो, है ना। मैं आज आपको जीओसी के सारे पीवाईक्यू भी डाल दूंगा, ऑल टॉपिक्स, राइट, सारे। उसमें आपको 1993 से है, आई थिंक 1994 से है, ठीक है। 37 साल, जितने अभी तक 37 साल हुए आई थिंक, तो सारे 37 साल के क्वेश्चन कर लीजिए। हालांकि 2000 के बाद वाला आपके काम का है, बट कॉन्सेप्ट के लिए आप सारे कर लीजिए, राइट। मैं डाल दूंगा, आज ही डालूंगा, अपने वाले टेलीग्राम में, आपके वाले में, दोनों में डालो, जहां भी इससे आपको मिल जाए आप ले लेना बस। आपने क्वेश्चन किया है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन भी डाल दिया था, किया है। इस बार आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन देखो, आइसोमेरिज्म से अगर क्वेश्चन कभी कभी गुड लक होता है आपका कि नहीं आता है। ज्यादातर साल में देखा गया आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब 2 साल आएगा तो 1 साल नहीं आएगा, फिर 3 साल आएगा फिर 1 साल नहीं आएगा, इस तरह से होता है। ऐसा नहीं कि नहीं ही आता है, बट एक आध क्वेश्चन तो रहता ही है, और जब भी आता है तो अच्छा आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, गुड क्वेश्चन, राइट। इस बार मैंने वही लेवल ऑफ क्वेश्चन दिया है आपको टेस्ट में, ठीक है। उम्मीद यही है कि आप सब लोग कर पाए, ठीक है। 30 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हैं और 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के होंगे, राइट। और यही प्रोपोर्शन आपका नीट में भी होता है, 60-30 का, मतलब 70-30 का ऐसा रहता है, 60-40 70-30 यही चलता है। चलिए खैर, आपका क्वेश्चन जो इस साल एक्सपेक्टेड है हल्का ट्रिकी रखेगा, नहीं तो जितनी फजीयत हुई है एनटीए की और एजुकेशन मिनिस्टर की, वो अगले साल नहीं होने देंगे, 200% नहीं होने देंगे, राइट। उनको भी इलेक्शन लड़ना होता है, राइट, तो वो भी अच्छा ही काम करेंगे। तो इसलिए वो हर तरफ से, आप देख रहे हो वो चालू हो गया है, एक्शंस उसके चालू हो गए। जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी के सुझाव आए, वो पब्लिक नहीं हुआ बट कमेटी के सुझाव आए होंगे, और उसके एक्शंस हो रहे हैं। आप देखो तो सारे जितने भी डमी स्कूल्स हैं सब पे छापा पड़ रहा है। राजस्थान में 40 स्कूल, 40 स्कूल का मतलब बहुत बड़ा वो है। इससे सीबीएसई को बहुत रेवेन्यू लॉस होगा। सीबीएसई का एफिलिएशन स्कूल अगर कैंसिल कर देते हैं तो सीबीएसई को पैसा कहां से कमाएगी सीबीएसई, बट वो कर रहे हैं, राइट। स्कूल्स को मैंडेटरी कर रहे हैं, है ना। आप में से काफी सारे लोग लकी हैं जो आप निकल आए हैं, है ना, डमी स्कूल वाले, तो आपके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जो अब कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। एक बच्चा मेरा ही था जिसका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, ऑनलाइन वाला, 12th का था, बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज वो 420 में चला गया। स्कूल भी, बच्चा भी, भाई बच्चा भी तो गलत कर रहा है ना। वो सीबीएसई को क्या बता के जा रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, बट वो जा नहीं रहा है, मतलब यू आर डूइंग फ्रॉड, इट्स अ 420 केस। तो एक्शन से स्टार्ट हो गए, राइट। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो क्या होता है, इसमें पुरानी गलतियां हैं लेकिन लोग कर रहे हैं। हालांकि वो कोर्ट में गए हैं लोग, तो वापस हो जाएगा, किसी का कैरियर खराब तो नहीं करेगा कोई, बट 1-2 साल उसका चला गया फर्जी का, राइट। अब आप सोचो 12th पास ही नहीं कर पाए, आपको कहीं एनआईओएस से करना पड़ेगा, है ना। कोई बोर्ड तो नहीं देगा ना, स्टेट बोर्ड ना सेंट्रल बोर्ड आपको नहीं देगा, फिर आपको एनआईओएस वगैरह ओपन स्कूलिंग करना पड़ेगा, फिर आप भटक ही जाओगे, राइट। तो खैर कुछ कुछ चीजें इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है ना। एक और आएगा लास्ट ईयर, जो आपका सेंटर अलॉट होगा ना, तब आप देखना ये बातें याद आएंगे आपको। जब सेंटर अलॉट होगा तो सेंटर हमेशा आप दूर ही होगा, थोड़ा दूर होगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स, क्योंकि प्राइवेट वाले शहर में होते हैं, प्राइवेट में अब सेंटर नहीं पड़ेगा, अब आपको वही झूलती हुई पंखे में एग्जाम देना है। वही सरकारी का कोई कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, उसी में पड़ेगा, वो टूटा फूटा, उसकी उसकी भी रखनी है दिमाग में, और वो सारे शहर के बाहर होते हैं, तो सारे सेंटर सब दूर आएंगे, है ना। ये इंप्लीमेंट हो चुका है। अगले साल के लिए स्कूल से वो मंगाया जाता है कैपेसिटी, कि अगले साल नीट कराना है तो कैपेसिटी भेजिए, प्राइवेट स्कूल से नहीं मंगाया गया है, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स में अब नहीं हो रहा है एग्जाम, ठीक है।
एंड सारा रिकॉर्डिंग तो वैसे तो रिकॉर्डिंग होता ही था, और अब भी होगा। तो कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं अगले साल फजीयत नहीं कराने के लिए। वो लोग पक्का है हर सब्जेक्ट में 5 to 7 क्वेश्चंस विल बी ट्विस्टेड, हर सब्जेक्ट में। और इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि कट ऑफ आएगा बहुत नीचे, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन भी बदल देते हो। 15 क्वेश्चन, 60 नंबर सीधा सीधा नीचे, तो कंपटीशन हो जाती है बढ़िया। तो फिर आपके पास मतलब क्रेडिबल लोग जा पाएंगे। जो ये रट्टू तोता वाला फैशन बना है, वो तोता लोगों को अलग करेंगे, क्रेडिबल लोग जाएंगे। एक यहाँ पे रेनबो हॉस्पिटल है, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं गया था, और रेनबो हॉस्पिटल के सामने ही वेदांतु का पोस्टर लगा था 2.5-3 महीने 4 महीने तक, बड़ा बड़ा फोटो। वो देख के पहचान गया कि मैंने कहीं तो आपको देखा है। मैंने कहा सर यही था मैं। तो उसने बताया, हाँ उसने फोटो वोटो भी ले रखा था। तो उसने बताया कि मैं उसे वैसे ही चर्चा होने लगी, तो बोल रहे 720 वाले तो कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा ना। 720 जिसके आ रहा है वो अच्छा डॉक्टर थोड़ी बन पाएगा। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में कहा जाता है, इफ यू आर अ टॉपर यू विल नॉट गेट अ जॉब। अगर आप टॉपर है आपको जॉब नहीं लगती। और ये मैंने देखा है, मेरे आंखों से देखा है कि जो टॉपर है, अब रट्टू तोता की तरह 9 CGPA, अगर उनका कुछ जॉब नहीं लगता, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग अदर, मतलब वो लॉजिकल नहीं होते, वो रट्टा वाले होते हैं। उसी तरह 720 वाले, हालांकि ये कहना गलत है, बट फिर भी उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वो फिर उनको रिसर्च में आगे आगे कुछ अदर करना पड़ेगा, दे कांट प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपको डॉक्टरी तो आना ही चाहिए, 1000 चीजें और अलग अलग आना चाहिए, कैसे बात करनी, कैसे रहना है। कोई अब टॉपर्स को कुछ बोल दो जोर से, ये रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उनको देखे हो ना कितना सेंसिटिव होते हैं। तुम लोगों को कुछ कुछ भी कर दे, मोटी चमड़ी है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये सारी केसेस हैं। हमारी इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही होता था। अगर कंपनी वालों ने देख लिया कि भाई इसकी सीजीपीए ज्यादा है, वो आगे चलो भाई इनको आगे करो। क्योंकि वो उतना ज्यादा सीजीपी क्यों आया, आप लॉजिकल नहीं सोच रहे थे, कुछ और लाइफ में नहीं कर रहे थे, है ना। आप केवल पढ़े ही जा रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, मतलब कुछ और अगर ऑड सिचुएशन आएगी तो आप संभाल नहीं पाओगे, है ना। अब जैसे मान लो टॉपर है, 720 लाया, बड़ा नॉलेज है, लेकिन उसको पेशेंट से बात ही करना नहीं आ रहा, वो इंग्लिश ही बोल रहा है, क्या कर लोगे बिहार में, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे डॉक्टर मान लो, आपके पेशेंट कोई घुस गया, नहीं हम तो पैसे नहीं देंगे, इलाज कराएंगे, अब क्या कर लोगे। ऐसे सिचुएशंस होते हैं, तो आपको लाइफ भी आना चाहिए, है ना। तो हमेशा अच्छा रहिए, बहुत अच्छा बनने की कोशिश मत करिए। कुल मिला के यही है। तो डॉक्टर ने बड़ा अच्छा लॉजिक दिया था, मेरे को अच्छा लगा। और डॉक्टर मोतिहारी से, है ना। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा था, मोतिहारी के लोग बहुत अच्छे होते हैं। इधर आ जाओ। नेक्स्ट, क्या आपके पास यहां पे 12 अल्फा नजर आ रहा है? क्या यहां पे आपके पास 9 अल्फा नजर आ रहा है? यहां पे आपके पास 6 अल्फा नजर आ रहा होगा, और यहां पे भी 6 अल्फा नजर आ रहा होगा। बट अगर हम पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो क्या सबसे ज्यादा ए है, फिर बी है, सी और डी में मैंने आई को पहले लिखा था, और फिर आपके पास टी सी आया था। टी तो है नहीं, सी आ गया। स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर करोगे तो क्या एचओएच आ जाएगा, और एचओएच में ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। और आगे बढ़ो, क्या दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है? अगर सेम है तो स्टेबिलिटी देखोगे, क्या स्टेबिलिटी ए में रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ए में रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बी में रेजोनेंस नहीं है स्टेबिलिटी कम होगी। क्या स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर कर दोगे तो आपके पास एचओएच आ जाएगा? स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर करोगे एचओएच आ जाएगा। क्या बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा? नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन है क्या आईटीसी वाला, है ना, ये वही क्वेश्चन है। दोनों एक साथ लगे, आइसो, और क्या ये ट्रांस है, क्या ये सिस है? अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछ लिया जाए तो क्या आई ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन सी, और अगर आपसे एचओएच पूछ लू तो उल्टा ऑर्डर कर देंगे, आईटीसी। स्टेबिलिटी ध्यान रखिए, एचओएच अपने आप आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेबिलिटी ध्यान रखिए, एचओएच अपने आप आएगा। जैसा एचओएच है वैसा ही एक और कॉन्सेप्ट है एचओसी, हीट ऑफ कंबशन। अच्छा, अभी पढ़ाएंगे वो। कितने लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा हुआ है पहले से? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड जीओसी के अंदर
देखो कोटा वोटा में नहीं पढ़ाते इसको, मान लेते हैं कि इनऑर्गेनिक वाले पढ़ा देंगे, बट ऑर्गेनिक वाला अलग है, अभी दिखाऊंगा आपको, इट इज डिफरेंट। ठीक है, तो वो भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सब करके चलते हैं। रेयर क्वेश्चन आया है, 3-4 बार तो क्वेश्चन आया ही है, पता नहीं ना आपके सामने क्या आ जाए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद करें आगे, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। हमारे टीचर कहा करते थे कि जो जल्दी नहीं लिख पा रहा है तो मत लिखो, क्योंकि एग्जाम में भी तो आपको लिखना ही है ना, ओएमआर, पता लगे बहुत नॉलेज है, ओएमआर ही नहीं भर पा रहे तो क्या ही कर लोगे, फिर छोड़ दो। तो हमारे टीचर बड़े वैसे थे यार, केमिस्ट्री वाले तो बड़े खतरनाक थे, तभी तो मैं सीख पाया। पढ़ाना और क्या सीख पाया। हो गया, चलो 6 क्वेश्चन हो गए, अब कुछ और है क्या देख लेते हैं। अभी और है एचओएच का क्वेश्चन। स्टेबिलिटी देखिए, पहले उल्टा ऑर्डर कर देना, एचओएच आ जाएगा। स्टेबिलिटी देख लो, क्या यहां पे बेंजीन के बगल वाला अल्फा कार्बन देख लोगे, क्या यहां पे 2 अल्फा एच आ जाएगा? बेंजीन के बगल में यहां पे है ही नहीं ना, डबल बॉन्ड के बगल में कोई अल्फा कार्बन है, लेकिन क्या ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, क्या 2 और 2 4 अल्फा नजर आ रहा होगा? यहां पे भी क्या डबल बॉन्ड के बगल में ये वाला दोनों नजर आ रहा होगा, 4 अल्फा नजर आ रहा है। इस केस में क्या 2 और 1 3 नजर आ रहा है, 3 अल्फा नजर आ रहा है। तो ज्यादा अल्फा एच ज्यादा स्टेबिलिटी, बट बी और सी में कौन स्टेबल होगा? बी और सी में कौन स्टेबल होगा? बी वाला होगा ना, क्योंकि बी में बहुत अच्छा रेजोनेंस है और सी में केवल कम रेजोनेंस है। बी में पूरा रेजोनेंस है और सी में केवल यहां तक रेजोनेंस है, तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। 4 अल्फा एच तो है ही, बट इसमें रेजोनेंस ज्यादा है। तो क्या स्टेबिलिटी में बी, फिर सी, ए और डी में क्या डी फिर ए हो जाएगा? अगर एचओएच पूछ लिया जाए तो क्या इसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपको 8 में लेफ्ट साइड में एंटी एरोमेटिक समझ आया? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ये वाला रिंग एंटी एरोमेटिक दिखा नहीं दिखा? दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये वाला क्वेश्चन आपके पास एंटी एरोमेटिक नजर आ गया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या ये नॉन एरोमेटिक है? इस वाले क्वेश्चन में रेजोनेंस ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कौन ज्यादा होगा, बी या ए? बी, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर एचओएच पूछा जाए तो कौन ज्यादा होगा? ए ग्रेटर देन बी। हाँ, 7 में पहला वाला एरोमेटिक हो गया। गुड क्वेश्चन, सोचने दो। हाँ, और रेजोनेंस भी अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा ए सबसे आगे चला जाएगा, ये जो ए है ये सबसे आगे कर लीजिए, मिस्टेक है यहां पे, चेंज कर लीजिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपके पास लिखा जाए, ये मैं छूट गया था, ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा, और एचओएच के लिए ए का सबसे कम हो जाएगा। नाइस, एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है। एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं तो आया है किसी साल किसी एग्जाम में। जिसको एनसीईआरटी पढ़ना हो, मैं आपको एनसीईआरटी आज शुरू कर रहा हूं, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, अपना प्रैक्टिस जारी रखना। जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वहां के व्यूज बढ़ाओ, लाइव वॉचिंग बढ़ाओ, मैं ये चाहता हूं सिलेक्शन लो।
टाइम मिले तो देखना बाद में, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब रात में 1 घंटे एक्स्ट्रा लगे 1.5x पे करिए, स्पीड पे करिए, देख लीजिए, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है। वहां पे बैठ के लाइव में मतलब वो नहीं करना, आपको टाइम पास नहीं करना है ना, कि सर आ गए हैं अब, हाँ मस्त है ना, ओपी वीटी सर ओपी, ये सब नहीं चलेगा उधर, है ना, अपन दूसरे टाइप के लोग हैं। इसलिए आप पहले अपना फोकस करें, 6 घंटे प्रैक्टिस करें, वो करते रहे। जब आपको एक्स्ट्रा, मान लो किसी दिन क्वेश्चन नहीं है करने को, आइए उस दिन बैठिए, पूरा एक दिन 1.5x पे करिए, रिकॉर्डेड देख लीजिए, ठीक है, ऐप पे नहीं, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कौन सा चैनल है? चैप्टर ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो हमने 3 महीने लगा के पढ़ाया, वो वहां पे 10 पन्ने में पढ़ा चुका है ना। तो ये जो अभी तक हुआ है जीओसी तक, वो एक चैप्टर दिया हुआ है वहां पे, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हर लाइन में कभी तो आइसोमेरिज्म है, कभी तो जीओसी का कॉन्सेप्ट है, कभी तो नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक एक करके भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, बस एक बार 1.5x पे देख जाना, आफ्टर कंप्लीशन फ्री टाइम में, क्योंकि नहीं देखोगे तो कोई घाटा नहीं है, लेकिन अगर आप देखने लग जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ के, तो घाटा जरूर है, ठीक है। बाकी मैं चला लूंगा उधर, मेरा दुकान अच्छा चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, जब कमी पड़ेगी तो मैं खुद ही बता दूंगा। नेक्स्ट, यहां पे भी 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी देखना है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, डायरेक्टली अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन। क्या 3 3 6 2 8 अल्फा आ रहा है? क्या ये भी अल्फा कार्बन है? 10 अल्फा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या 3 अल्फा आ रहा है यहां पे? 3 अल्फा 6 2 8 और 2 10, 10 अल्फा है। नेक्स्ट, अल्फा कार्बन क्या यहां है? इसके लिए यहां है और इसके लिए यहां है, 3 2 5 और एक 6 अल्फा नजर आ रहा है। इसके लिए डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच, 3 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा आ रहा है। अगर मैं आपसे, अच्छा दोनों में 10 अल्फा आ रहा है, लेकिन ए वाले में रेजोनेंस है, तो क्या ये ज्यादा स्टेबल हो गया? तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ए है, फिर डी है, सी है, फिर क्या बी है। अगर एचओएच का उल्टा उल्टा ऑर्डर कर दोगे, सिंपल हो जाएगा, उल्टा ऑर्डर कर दोगे, ए सी बी। क्या बी में भी रेजोनेंस है? बी में भी रेजोनेंस होने दो, बिल्कुल सही बात है। और इसमें रेजोनेंस नहीं है, चलो देख लेते हैं दोबारा, इसमें रेजोनेंस नहीं है। सबसे पहले स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, यहां पे रेजोनेंस लग रहा है, यहां पे रेजोनेंस लग रहा है, दोनों में रेजोनेंस सेम है, अच्छी बात है। अब हाइपर कंजुगेशन जाओगे तो क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रेजोनेंस अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हाइपर कंजुगेशन ए ग्रेटर देन बी आ गया, और फिर इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, केवल हाइपर कंजुगेशन है, तो सी आ गया। क्या आपके पास एचओएच का ऑर्डर करोगे तो उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, यही था, उल्टा हो गया था। बैक स्लाइड, ये पॉलीसाइक्लिक है, बहुत सारे बेंजीन पॉलीसाइक्लिक। इसमें आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में, 10 नंबर में, क्या यहां पे पहले वाले में बहुत ज्यादा रेजोनेंस दिख रहा होगा, है ना, पूरा यहां से यहां तक रेजोनेंस दिख रहा है। सेकंड वाले में केवल यहां से यहां तक, फिर टूट गया रेजोनेंस। थर्ड वाले में क्या, यहां से यहां तक, फिर और कम हो गया रेजोनेंस, और यहां पे रेजोनेंस ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, तो क्या एबीसीडी आ जाएगा? स्टेबिलिटी, लेकिन एचओएच पूछा जाए तो उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी में ए बी सी और डी, एचओएच पूछा जाए तो उल्टा कर लो, ए बी सी और डी। ए में ज्यादा रेजोनेंस है, बी में और कम हो गया, सी में सबसे कम हो गया, डी में बहुत ज्यादा कम हो गया। हो गया, बहुत हो गया एचओएच का क्वेश्चन। अब करते हैं एचओसी, दो और क्वेश्चन कर ही देते हैं, क्या है, तुम भी क्या याद रखोगे। आपको नहीं लगता कभी कभी कि सर थोड़ा कम क्वेश्चन कराया करो, इतना भी जरूरत नहीं है ना? अगर लगता भी है तो मन में रखना।
HOC, जैसे HOH में 2 फैक्टर होता है वैसे ही HOC में भी 2 फैक्टर होता है। वैसे कंबशन होता क्या है? जलना। बहुत बढ़िया, आपकी जिंदगी में ये तो बहुत कॉमन है, अभी तक जो हो रहा है जलते जलते ही हो रहा है। कभी दोस्त को नीट का रिजल्ट मिल गया तो जलना, कभी दोस्त को नीट के रिजल्ट बराबर कुछ मिल गया तो जलना, कभी कोई मेडिकल कॉलेज में किसी के साथ फोटो देख लिया तो जलना, है ना? लेकिन यहां का जलना अलग है बेटा, यहां जलना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना है। रिएक्शन याद है? कंबशन का इक्वेशन याद है? रिएक्शन नहीं? बहुत बढ़िया, पहले 2 क्वेश्चन कर लीजिए फिर रिएक्शन लिखते हैं वो वाला। क्या इसमें पाई बॉन्ड सब में सेम है? नहीं, यहां पाई बॉन्ड ज्यादा है, 2 पाई है, यहां पे भी 2 पाई है, लेकिन 2 पाई के साथ साथ रेजोनेंस आ गया, स्टेबल हो गया। यहां 2 पाई के साथ साथ रेजोनेंस नहीं है, स्टेबल कम हो गया। यहां पे 1 पाई है और यहां पे भी 1 पाई है। 1 पाई के साथ साथ अल्फा कार्बन को मार्क किया, 3 और 2 5 अल्फा। एक इधर आया 3 3 6 और 2 8 अल्फा। तो ज्यादा पाई है, सबसे पहले तो इसी में आ जाएंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आपके सामने ए फिर बी और फिर आपके सामने डी और फिर सी। HOH का उल्टा ऑर्डर आ जाता है ABDC। कौन सा देख रहे हो? कहां पाई बॉन्ड ज्यादा है? अच्छा, कितने लोग का आंसर आ गया है? मजा खराब कर देते हो यार तुम, बोला मत करो, मुझे पढ़ाने दिया करो। हाँ, उसी तरह कल उसने टोक दिया। मेरे को मजा आता है ऐसे गलत प्रूफ करके। पहले मैं लिख देता हूं फिर पूछता हूं कितने लोगों का सही है, सब कॉन्फिडेंस हाथ करे, फिर मैं बोलूंगा -1, तो मजा आएगा। ये HOH का ऑर्डर कितने लोगों का आ गया? अब कोई नहीं बोलेगा बेटा ये गलत ऑर्डर है ना? अगर आपने लिखा है तो लिख के क्रॉस कर लीजिए। बेटा HOH में सीधा स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर थोड़ी करना है। बोला था ना पहले, पाई बॉन्ड ज्यादा तो HOH ज्यादा। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी देखना था, लेकिन यहां तो पाई बॉन्ड ही अलग अलग है। तो क्या पाई बॉन्ड अलग है इन दोनों में, क्या ए और बी का HOH ज्यादा होगा? भाई ए और बी का HOH ज्यादा होने वाला है। अब अगर पाई बॉन्ड सेम है तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी? तो क्या बी का HOH ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ए? इनवर्सली। अब आ जाओ इसमें, उसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो क्या सी ग्रेटर देन डी हो गया? आया समझ में? स्टेबिलिटी और HOH हमेशा अपोजिट होते हैं क्या? नहीं, तभी अपोजिट होंगे जब आपके पास पाई बॉन्ड सेम हो। तो वो लिख लेना जरूर HOH का ऑर्डर, क्रॉस जरूर कर लेना, अदरवाइज बार बार कंफ्यूजन करेगा कि स्टेबिलिटी का उल्टा क्यों नहीं हुआ। पाई बॉन्ड सेम होगा तभी HOH स्टेबिलिटी का उल्टा होगा, और नहीं तो मोर पाई बॉन्ड मोर HOH, खत्म कहानी। जितना पाई बॉन्ड है उतना तोड़ने में एनर्जी रिलीज होगा, उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हुआ। पहले दूसरे तीसरे में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ABC लिख दूं? पहले दूसरे तीसरे में स्टेबिलिटी का ऑर्डर सिंपल है, एरोमेटिक फिर कम रेजोनेंस। उसके बाद क्या मैं HOH का ऑर्डर उल्टा कर देता हूं? नहीं, फिर से वही लॉजिक लगेगा। क्या आपके पास मोर पाई बॉन्ड मोर HOH, तो ABC हो गया क्या? मोर पाई बॉन्ड मोर HOH। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक HOC। HOH हो गया, फिर लिखो HOC, हीट ऑफ कंबशन। कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना या जलाना, दोनों को ही कंबशन ही कहते हैं। यहां आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन का कंबशन। हम लोग केवल फोकस करेंगे हाइड्रोकार्बन की कंबशन में, है ना? पहले लिख लो फटाफट से, लिख लिया है? लड़के लिख रहे हैं, तुम इधर जगह दे दे क्यों लिखते हो? अच्छा, अगले टेस्ट में जिनको जिनको पैसा दिया मैंने 700 से कम आया वापस भी लूंगा।
इंटरेस्ट के साथ 15% इंटरेस्ट, मार्केट रेट, है ना, ध्यान रखना। इसलिए 700 से नीचे आ गया तो या तो बैठना मत क्लास में, या तो बैठना तो शक्ल छुपा के, मास्क उस लगा के बैठना, नहीं तो मैं पैसा वसूलने में बहुत टाइट हूं, समझ रहे हो ना। बता देता हूं। नेक्स्ट, पढ़ोगे तो मेरे से अच्छा इंसान आपको नहीं दिखेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी मेरे से अच्छा नहीं दिखेगा। मेरे से अच्छा संभव ही कहां है। क्यों भाई, मानते हो ना ये बात को? अरे यार तुम लोग एकदम बढ़िया लोग हो। हाइड्रोकार्बन से नया टीचर आ रहा है, टेंशन मत लो। हाँ, मैंने बोल दिया है और अप्रूव भी हो गया है। किसको भगा दोगे? टीचर को? हे भगवान, टीचर की इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। हाँ, हीट ऑफ कंबशन। देखो, हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन का हीट ऑफ कंबशन, है ना। तो हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को बर्न करना है, जलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक रिएक्शन है, बड़ी सिंपल है, आपके बोर्ड में भी आती है और कई जगह काम आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर इस पे बेस्ड है, थर्मोकेमिस्ट्री। CXHY, क्या हम हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख सकते हैं? इसको, इसके एक मोल को जलाने के लिए कितने मोल O2 रिक्वायर है? X प्लस वाई बाई 4 याद करना होता है। X प्लस, क्या Y बाई 4 ऐसे आता है? ठीक है, टोटल 4 नहीं होता, X प्लस वाई बाई 4। अच्छा, एक मोल हाइड्रोकार्बन जलाने में कितने मोल O2 रिक्वायर है? X प्लस वाई बाई 4 मोल। आपने बहुत लंबे समय पहले पढ़ा होगा कि जब भी आप जलाओगे, अच्छा कंबशन क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है? कंबशन में ऑक्सीजन ही तो सपोर्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में सपोर्ट कर दे, ऑक्सीडेशन। तो क्या कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा? क्या कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना लेगा? क्या हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन करके क्या H2O बना लेगा? कितना मोल CO2 और कितना मोल वाटर? Y बाई 2। ठीक है, जैसे एल्केन का लिखा है वैसे ही एल्कीन और एल्काइन का भी होता है, हाइड्रोकार्बन में लिखवाऊंगा, पर अभी इतना ही काम है। याद रखना पड़ेगा, अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है, एक मोल हाइड्रोकार्बन के लिए X प्लस वाई बाई 4 मोल O2 लगता है। जब कंबशन हो जाएगा तो X मोल CO2 रिलीज होता है और Y बाई 2 मोल वाटर। अब ये ऊपर से चला जाता है लोगों के, तो इसका एक और बेसिक जान लीजिए। मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपके पास C3H8 नाम का आपके पास क्या है? प्रोपेन है ये। तो कितने मोल आपको O2 लगेगा? तो देखो, क्या ये X है 3, Y क्या लिखा हुआ है 8, डिवाइड बाई 4 कर दोगे क्या? तो आपके पास कितना आ गया? 5 मोल बेटा O2 रिक्वायर है एक मोल प्रोपेन जलाने के लिए। कितने मोल CO2 बन रहा है? तो X मोल CO2 बन रहा है। X कितना है? 3। कितने मोल वाटर रिलीज हो रहा है? Y बाई 2, तो क्या 8 बाई 2, तो क्या बेटा 4 मोल वाटर रिलीज हो रहा है ना। ये काम भी आता है काफी जगह पे, अच्छी बात है। अब इतना ध्यान रखो कि जितना ज्यादा कार्बन हो गया, क्या उतना ही जलाने के लिए हीट देना पड़ेगा? अच्छा, यहां पे बताओ, क्या एनर्जी रिलीज होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई। आप कागज, आपका हाइड्रोकार्बन है, कागज हाइड्रोकार्बन लाइटर जलाओ, अभी नहीं। कागज हाइड्रोकार्बन निकालो, क्या हीट आपको फील हो रहा है? तो हीट रिलीज होगा ना। तो जैसे HOH रिलीज होता है, यहां भी रिलीज होगा, किसी भी चीज को जलाओगे रिलीज होगा। अच्छा, जो हीट रिलीज होगा, क्या ज्यादा कार्बन जलाओगे तो ज्यादा हीट रिलीज होगा? ज्यादा हाइड्रोजन होगा ज्यादा हीट रिलीज होगा? तो क्या मैं लिख दूं कि जो हीट रिलीज हो रहा है, हीट ऑफ कंबशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन होगा। हीट ऑफ कंबशन जो होगा HOC, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन है उतना ही जलाओगे और उतना ही बेटा हीट प्रोड्यूस करेगा। अच्छी बात है। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गया, तो जैसे वहां पे पाई बॉन्ड था, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन है। अगर आपके पास सेम हो गया मान लो नंबर ऑफ कार्बन, तो यहां भी बेटा स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हीट ऑफ कंबशन HOC, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन स्टेबिलिटी तभी देखना जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? सेम हो जाए। नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए।
एक चीज और जो आपके काम आ जाएगा, स्टेबिलिटी तभी देखना जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, और इसी को लिख दो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। आईडी कर दो एक साथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्यों ऐसा बोला जाता है? बिकॉज, लिख लीजिएगा क्यों ऐसा बोला जाता है, बिकॉज जो आपका स्टेबिलिटी होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये हाइड्रोकार्बन का एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ाया जाएगा, और ये तभी लगेगा जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम। चलिए फटाफट से नोट कर लो, 2 मिनट में फिर क्वेश्चन करते हैं। बस 2 लाइन है एचओएच में और 2 लाइन है एचओसी में। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां भी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहां पे पाई बॉन्ड पहले देखना है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन पहले देखना है। कितने लोगों ने ब्रेड्स रूल का नाम सुना है? ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल नहीं सुना है? अरे भाई, लास्ट ईयर पेपर दिया था। क्यों? ये वाला ब्रेड्स रूल सुना है ना? आप लोग क्या बोलते हो फिर इसको? ब्रेड्स रूल ही बोलते हो? टी साइलेंट होता बेटा। आप मुझे बताना जरा कॉमन सेंस से, क्या यहां पे ब्रेड्स रूल लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्यों? तो ब्रिज कार्बन नहीं है, बाईसाइक्लो ब्रिज कार्बन नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, तो मतलब ये बताओ कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? तुम बताओ, करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्यों इतना लो कॉन्फिडेंस बोल रहा है? करेगा। तुम बताओ भाई, करेगा नहीं करेगा? यहां पे ब्रेड्स रूल लगता ही नहीं बेटा। चलो छोड़ो, एक और चीज, चलो ठीक है, अभी तो पढ़ाने वाला हूं, बट थोड़ा सा दिमाग ट्विस्ट कर लो। क्या ये बाईसाइक्लो है या नहीं, ये बताओ। बाईसाइक्लो में इसको ब्रिजहेड कार्बन बोलते नहीं बोलते? और ब्रेड्स रूल बोलता है ब्रिजहेड कार्बन sp2 नहीं हो सकता, यही तो बोलता है। ब्रिजहेड कार्बन पे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज sp2 प्लैनरिटी नहीं आ सकता, ये बोलता है। क्या यहां पे ब्रेड्स रूल, मतलब क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? क्यों? एनसीईआरटी का है भाई, मैं एनसीईआरटी इस बार पढ़ाता ही नहीं, एनसीईआरटी का है, पढ़ाऊंगा। लास्ट ईयर का टॉपिक बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2, एक नहीं 2, एक इंटेक्स्ट में एक बाहर, 2 क्वेश्चन है इस पे। और पहला वाला जो लिखा था वो पहला क्वेश्चन है, दूसरा वाला लिखा दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों में ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं होता बेटा, है ना? आपको जब मैं इसके बाद ब्रेड्स रूल पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस एनर्जी के बाद ब्रेड्स रूल पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बता दूंगा ब्रेड्स रूल बेटा एप्लीकेबल होता है ब्रिज हेड वाले बाईसाइक्लो पे। ये ब्रिज हेड वाले बाईसाइक्लो नहीं है, ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो बोला जाता है। बाईसाइक्लो 2 तरह के होते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। ब्रिज्ड बाईसाइक्लो पे लगता है, यानी कि आपके पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, तब जाके ब्रेड्स रूल लगेगा। एक ही साइकिल में ब्रिजिंग हो रही हो तब ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल होता है। 2 अलग अलग साइकिल होगा तो उसमें ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। नीट का पीवाईक्यू और आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। खैर, एचओसी का क्वेश्चन करें, अभी इसके बाद आ ही रहा है। अच्छा, ये वही चीज है, ये वही चीज है, हटा दो इसको। नेक्स्ट, अब आ जाओ एचओसी, हीट ऑफ कंबशन। एचओसी, रेजोनेंस एनर्जी, ब्रेड्स रूल, नाइस। बॉन्ड पैरामीटर, कल आपका जीओसी जो है 75% खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। उसके बाद फिर से जीओसी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फिर से स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, फिर से स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन पढ़ेंगे, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, उसमें एसआईआर, एसआईपी। अब सारे टॉपिक्स को हमने अलग अलग पढ़ लिया, मीजोमेरिक अलग, हाइपर कंजुगेशन अलग, इंडक्टिव अलग, कहीं कुछ पढ़ लिया कहीं कुछ पढ़ लिया। अब स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के 9 फैक्टर्स होते हैं, वो एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें डांसिंग रेजोनेंस आ गया, जिसमें आपका बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। और परसों से एक एक लेक्चर सब पे चलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पे एक लेक्चर, बेसिक स्ट्रेंथ पे एक लेक्चर, है ना, उसमें एसआईआर, एसआईपी कवर हो गया, फिर कार्बन आयन पे एक लेक्चर, कार्बोकेटाइन पे एक लेक्चर। तो अगले 5 to 6 लेक्चर्स में आपका जीओसी पूरा एक बार दोबारा रिवाइज होगा, मगअप हो जाएगा, ठीक है।
और आपका जीओसी फिर हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन आएगा। हाइड्रोकार्बन बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगा के पढ़ा देंगे, है ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा वो भी। और हाइड्रोकार्बन जब आप करेंगे तो एक कॉपी पतला सा एक्स्ट्रा लेके आएंगे, है ना, हर रिएक्शन जैसे ही लिखा बगल में उसका इंटरमीडिएट, उसका प्रोडक्ट, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 3 4 होते हैं, लिख लिया कीजिएगा तो ही याद रहेगा। चलो पहला एचओसी लिख लेते हैं। क्या एचओसी में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है? नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने की वजह से क्या एचओसी ज्यादा हो जाएगा? तो एचओसी में आपके सामने ए से ज्यादा, बी से ज्यादा, सी से ज्यादा, डी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया? अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है या अलग अलग है? इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन है? 4। इसमें 1 2, ये तो गलती है भाई, स्ट्रक्चर ही गलत है भाई। कार्बन के 5 बॉन्ड बनाओगे? अच्छा 4 ही बनाए क्या? तो देखो यहां पे भी कितने कार्बन हो गए? 5 हो गए ना। तो सबसे पहले ये तो पता चल गया होगा कि बी का कम है। ए और सी में लिखवाया था ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों नहीं पूछोगे कि सर क्यों ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एक्सपेरिमेंटल। क्या यहां पे आपको 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन दिख रहा है? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है तो क्या आपके सामने बेटा स्टेबिलिटी बढ़ रही है? क्या एचओसी बढ़ रहा है? क्या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से एचओसी बढ़ जा रहा है? बोलो हाँ या ना। 3 और 3 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। किसका एचओसी ज्यादा होगा? किसका? एबीसीडी हो जाएगा। आप वैसे भी देख लो, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे बड़े हो रहे हो एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है, एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ रहा है? स्टेबिलिटी का उल्टा भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। नंबर ऑफ ब्रांचिंग से भी देख लो तो सेम आंसर आ जाएगा। वैसे आप यहां पे स्टेबिलिटी लगाओ। स्टेबल कौन है? 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल है ना, ए बी सी डी। जैसे जैसे रिंग छोटा होता है, रिंग छोटा होता है तो उसमें बेयर्स एंगल स्ट्रेन ज्यादा लगता है। एंगल स्ट्रेन ही बेयर एंगल स्ट्रेन होता है। लिख लिया? जो बड़े रिंग्स होते हैं उसमें एंगल स्ट्रेन इज लेस। जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल स्ट्रेन कम होगा, और एंगल स्ट्रेन कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तीसरे नंबर में तो अलग ही कहानी थी। तीसरा नंबर में एंगल स्ट्रेन नहीं लग रहा है, तीसरे नंबर में तो नंबर ऑफ कार्बन लग रहा है। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन हो गया। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तभी स्टेबिलिटी देखना है, पहले ही मत देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार। क्या नंबर ऑफ कार्बन सेम है? अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो क्या ये सिस है और ये ट्रांस है? अगर स्टेबिलिटी होगी तो ट्रांस ग्रेटर देन सिस होगा, लेकिन अगर एचओसी पूछा जाए तो उल्टा ऑर्डर कर दे क्या? नेक्स्ट। क्या अगर स्टेबिलिटी पूछूं तो ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। और अगर एचओसी पूछूंगा तो क्या इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा? 7th नंबर में अगर मैं स्टेबिलिटी पूछूं तो बी वाला एरोमेटिक है, बट एचओसी पूछूं तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। लास्ट वाले में स्टेबिलिटी पूछूं किसका ज्यादा होगा? ए का कि बी का? बी का ज्यादा। क्यों? अल्फा एच ज्यादा दिख रहा है। 3 और 3 6 अल्फा एच दिख रहा होगा, उसमें 2 ही अल्फा एच नजर आ रहा है, तो अल्फा एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, एचओसी आ जाएगा। हो गया क्या? यहां पे 2 ब्रांच है और यहां पे 1 ब्रांच है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन सेम है। फिर क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आपके पास आ गया। क्या यहां पे 2 अल्फा है और यहां पे
6 अल्फा है। स्टेबिलिटी से देखोगे, ब्रांच छोड़ दो। अगर स्टेबिलिटी नहीं डिसाइड करो तो ब्रांच देखना। नेक्स्ट, हालांकि ब्रांच जो लगता है ना हाइड्रोकार्बन में लगता है, सिंगल बॉन्ड वाले में, बेंजीन में नहीं लगेगा ब्रांच। वो उस क्वेश्चन के लिए था, इन टाइप क्वेश्चंस में ब्रांच लगाना है। कहां गया ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट, किसकी स्टेबिलिटी, इसके बाद मैं ब्रेड्स रूल पढ़ाऊंगा, फिर रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाऊंगा जल्दी, और आज ही पढ़ाना है। हो गया। चार नंबर बता रहे, पहले कर लो ये वाले। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, स्टेबिलिटी देख लोगे। स्टेबिलिटी जैसे जैसे रिंग बड़ा हो रहा है स्टेबल हो रहा है, एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी देख लो, जैसे जैसे रिंग बड़ा हो रहा है स्टेबल हो रहा है, स्टेबल का उल्टा कर दो एचओसी आ जाएगा। स्टेबिलिटी देन ब्रांच, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, इसकी प्रायोरिटी 1 होती है। पहला वाला नंबर ऑफ कार्बन देखना है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देना है, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी इसको मिलती है ब्रांच को। अगर स्टेबिलिटी से भी नहीं हो रहा है तो लास्ट एक रखते हैं ब्रांच को। हालांकि ब्रांच हमेशा बेटा सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स पे लगेगा, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन पे लगता है। खैर, ब्रांच का इस्तेमाल आपके नीट में तो नहीं आएगा, चलिए खैर। चलो नेक्स्ट, यहां तक हो गया, नहीं हुआ ये? अच्छा एक बात बताओ, हेलोजन जो होता है बेंजीन पे लगता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा? हे भगवान, सब पढ़ाया हुआ गुड़ गोबर कर दिया। ये एक एक्सेप्शनल ग्रुप के तरह लिखवाया था कि हेलोजन भले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बट वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बिकॉज ऑफ प्लस एम। अभी करवाऊंगा, इस रिएक्शन के क्वेश्चंस है, करवाऊंगा अभी। क्या हो गया एचओसी? चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला जल्दी जल्दी एचओसी कर लो। क्या नंबर ऑफ कार्बन से हो जाएगा क्या? 1 2 3 4, 4 कार्बन। क्या यहां पे 3 कार्बन? क्या यहां पे 2 कार्बन? एचओसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, एबीसी आ जाएगा। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, और इसमें 6 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। क्या यहां भी नंबर ऑफ कार्बन दिख जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन से आपके पास एचओसी आ जाएगा, सी फिर ए फिर बी। सेकेंड, इसमें बताइए क्या नंबर ऑफ कार्बन इसमें सेम है? हाँ सेम है, पाई बॉन्ड भी सेम हो गया। स्टेबिलिटी देख लीजिए, क्या इसमें अल्फा कार्बन दिख रहा है? अल्फा कार्बन है तो क्या अल्फा एच 1 होगा? यहां पे आ जाओ, क्या 2 और 2 4 अल्फा एच नजर आ रहा होगा? एल्कीन की स्टेबिलिटी देखो, क्या 2 और 1 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 अल्फा एच। अगर आप कार्बन सेम हो गया तो स्टेबिलिटी देखना है, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या बी होने वाला है, फिर सी होने वाला है, फिर ए होने वाला है। एचओसी की बात करोगे तो क्या उल्टा हो जाएगा? इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, स्टेबिलिटी का उल्टा प्रोपोर्शनल। हाँ 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 आएगा ना। कहां पे? इसमें एंगल स्ट्रेन कभी भी देखना है बेटा आपको, सिंगल बॉन्डेड में आएगा। आगे पढ़ाऊंगा एंगल स्ट्रेन वाले क्वेश्चंस आएंगे भी, बट डबल बॉन्डेड में प्लैनरिटी आ जाती है, वहां पे एंगल स्ट्रेन नहीं देखेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड में sp2 हो गया ना, तो sp2 हुआ तो ज्यादातर प्लेनर की तरफ चला गया, पढ़ाऊंगा अभी, वो आगे आ रहा है। जब भी सिंगल बॉन्ड हो सारे,
तो उसमें आप एंगल स्ट्रेन देखते हो, डबल बॉन्ड वाले में मत घुसा देना एंगल स्ट्रेन। क्या नंबर ऑफ कार्बन सेम है 12 नंबर में? नहीं है ना? क्या क्या है बता दो। 2 4 6 8 7 है क्या? 7, इसमें भी 7 है। 6 कार्बन है इसमें, 7 कार्बन है। मोर कार्बन मोर एचओसी, लेकिन ब्रांच ज्यादा है इसमें, तो क्या सी बोल दोगे सबसे पहले, फिर ए बोल दोगे और फिर बी बोल दोगे? मोर कार्बन मोर स्टेबिलिटी, लेकिन कार्बन सेम हो जाए तो ब्रांच देख लो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते, तो स्टेबिलिटी भी नहीं हुआ, नंबर ऑफ कार्बन भी नहीं हुआ, तो ब्रांच आ गया। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है? अच्छा सा क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना, और एक कल चेक करूंगा इसलिए करके आना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हो गया यहां तक? पहले क्या पढ़ोगे, रेजोनेंस एनर्जी या ब्रेड्स रूल? क्यों, क्या है ऐसा कि ब्रेड से क्या दोस्ती होगी तुम्हारी? छोटा टॉपिक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। सुनने में मुझे एम्स दिल्ली भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार AR 47 तक मिला है, पता है ना, जनरल AR 47 तक, जिसमें से एक जो था AR 41 वाला, उसने एम्स दिल्ली नहीं लिया, उसने सेठ जीएस लिया है। सेठ जीएस जानते हो, महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज है, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, एम्स वगैरह के टक्कर का कॉलेज है, राइट? क्या सेठ जीएस गवर्नमेंट ऑब्वियसली भाई, प्राइवेट क्यों लेगा वो? एम्स का फीस है 5,000 रुपए साल का, 5,500 टू बी प्रिसाइज, 5413 रुपए पूरे साल का, एक साल का, दिल्ली की बात बता रहा हूं। और ऑलमोस्ट इतने ही है, 12,000 13,000, सबसे ज्यादा महंगा एम्स 22,000 है, वो ऋषिकेश वाला, साल का 22,000 रुपए लगता है, महीने का 1,500-2,000 रुपए लगेंगे यार, इतना तो दे ही पाओगे, है ना? उसके बाद हाँ, सबसे महंगा बिहार का एक कॉलेज है ESIC, ESIC के बारे में जानते हो? 1,00,000 रुपए फीस लगती है साल के, है ना? ESIC का एक है, यहाँ पे है बीटा में, यस, बीटा में ESIC, वो महंगा है, पता नहीं क्यों महंगा है, जो भी हो। IGIMS, हाँ IGM टीम है, बट बहुत अच्छा है। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, कर लीजिएगा, ठीक है? ये ए से स्टार्ट हो गए एन पे खत्म हो रहा है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना? ठीक है, HOC कंपेयर करना है इसमें। नेक्स्ट, अब आते हैं रेजोनेंस एनर्जी पढ़ लेते, फिर ब्रेड्स रूल पढ़ेंगे, है ना? नहीं पढ़ना, ब्रेड्स रूल पढ़ना है, सीक्वेंस खराब नहीं करते। रेजोनेंस एनर्जी आई, HOH आपका छोटा सा टॉपिक है, HOC आपका छोटा सा टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, साइलेंस। अब बोर्ड पे देखिए, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। तो हमने रेजोनेंस पढ़ लिया, रेजोनेंस का एप्लीकेशन पढ़ लिया, मेसोमेरिक, है ना? रेजोनेंस और रेजोनेंस का इफेक्ट पढ़ लिया, अब उसकी एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं हम। तो मैंने बताया था कि रेजोनेंस होगा तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना? बताया था ना, रेजोनेंस होगा तो चार्ज डीलोकलाइज होगा, और चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। और आपने पढ़ा है कि जब जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब रेजोनेंस होगा, उस दौरान स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ा तो एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो यही जो रिलीज्ड एनर्जी है, इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन इसको मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है ना? ये जो है आपका HOH के ऊपर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन HOH, ठीक है? HOH के ऊपर बेस्ड है। बोर्ड पे ध्यान से देखना, इसी रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलाईजेशन एनर्जी।
अगर आपसे कोई पूछ दे कि कंपेयर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो ऐसे शकल बना के बताना कि हमें तो पता ही नहीं है। स्टेबलाइजेशन एनर्जी ही रेजोनेंस एनर्जी है, दोनों एक ही बात है। जैसे रेजोनेंस इफेक्ट ही मिजोमेरिक इफेक्ट है, वैसे ही स्टेबलाइजेशन एनर्जी ही रेजोनेंस एनर्जी है। ये एचओएच के ऊपर बेस्ड होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर बेस्ड एक टर्म है। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है? मान लो एक हमारा स्ट्रक्चर है, मान लो हमने एक रेजोनेंस बनाया। अब रेजोनेंस में क्या 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। 4-5 में से हमने कंपेयर भी करना सीख लिया कि सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल कौन होगा। तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और जो हाइब्रिड होता है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और ये टर्म पूरा उड़ गया। यही हुआ। दोबारा सुनिए, मान लो मैंने कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और फिर यहां पे लास्ट में हाइब्रिड बनता है। यही होता है। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? जो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से सबसे स्टेबल होगा, उसका एनर्जी और जो हाइब्रिड का एनर्जी है, इन दोनों के बीच का गैप को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? द एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या उसी को रेजोनेंस एनर्जी कह देंगे? क्या उसी को स्टेबलाइजेशन एनर्जी कह देंगे? तो एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अगर डेफिनेशन नहीं पता है तो नहीं होगा। देखिए ध्यान से, पुराना क्वेश्चन है। यहां पे आपके पास बेटा एनर्जी दे दिया। अब बोल दिया यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 का एनर्जी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 का एनर्जी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 का एनर्जी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 का एनर्जी है। ठीक है ना? RS4 का एनर्जी है। और लिख दिया यहां पे जो एनर्जी है वो हाइब्रिड का एनर्जी। एक और बात बताओ, हमने हाइब्रिड की एनर्जी सबसे लो क्यों बनाई है? क्योंकि हाइब्रिड ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल है तो क्या एनर्जी कम हो जाएगी? बढ़िया। अब व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो सबसे स्टेबल होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो सबसे स्टेबल होगा, क्या उसकी एनर्जी सबसे कम होगी? और रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी तो अब सबसे कम हो जाएगा। इन दोनों के एनर्जी का जो गैप होगा, क्या इसी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं? दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। तो आपके पास डायग्रामेटिकली भी क्वेश्चन आता है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर का एनर्जी एंड रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी का गैप, इसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन, ये डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिए, द एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड, बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा स्टेबल ले लो और हाइब्रिड ले लो, इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इसमें तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट जैसे हमने स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के 4-5 फैक्टर्स पढ़े थे, रेजोनेंस एनर्जी के भी 4-5 फैक्टर्स हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ दी आप जानते हो, मोस्ट ऑफ दी चीजें आप जानते हो, बट लिख लेना चाहिए, अच्छा लगेगा। रेजोनेंस एनर्जी आप समझ गए होता क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी का जो गैप है, उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अगर इसका कोई फॉर्मूला पूछे कि मुझे लेबोरेटरी में कैसे निकालना है, ठीक है, मुझे लैब में कैसे निकालना है, तो रट्टाफिकेशन की तरह एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि रेजोनेंस एनर्जी जो होता है, रेजोनेंस एनर्जी दैट इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल एचओएच। बस ये पता होना चाहिए, इसलिए लिखवा रहा हूं, काम नहीं आएगा। थ्योरेटिकल एचओएच माइनस एक्सपेरिमेंटल एचओएच। तो एचओएच से निकलता है फाइनली। अगर रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू है, वो जेई में है, आप में नहीं है, तो आप लिख के छोड़ दीजिए, बस भूल भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एचओएच के ऊपर बेस्ड होता है। थ्योरेटिकल एचओएच माइनस एक्सपेरिमेंटल एचओएच को क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। वैल्यू इससे आता है, कंपैरिजन हम ऐसे कर लेते हैं। क्यों?
नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं एक आपके पास रेजोनेंस है, अब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइए तो 4-5 बन सकते हैं, तो सारे डिफरेंट बनेंगे ना, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें से सबसे स्टेबल ले लीजिए और हाइब्रिड ले लीजिए, उनका एनर्जी गैप करिए, वही रेजोनेंस हाइब्रिड, वही रेजोनेंस एनर्जी है। और ये आता कहां से है, ये याद करना है बेटा। दिस इज थ्योरेटिकल एचओएच में से एक्सपेरिमेंटल एचओएच को जब माइनस करोगे तो वैल्यू निकल आती है, ये मास्टरों के काम का है, आपके काम का नहीं है। खैर, कहीं आपको दिख जाए ऑप्शन में तो कर दीजिए। अब रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, ये तो कॉमन है भाई, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी और उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, तो मोर रेजोनेंस एनर्जी। लिखो यहां पे सबसे पहला पॉइंट, मोर रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा बेटा रेजोनेंस एनर्जी आएगी। तो अगर आपने क्वेश्चन किया है तो वहां पे एक पाइरोल वाला क्वेश्चन है रेजोनेंस एनर्जी के लिए। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस है उतना ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए रेजोनेंस से सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए रेजोनेंस से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एरोमेटिक क्या स्टेबल होता है, तो अगर एरोमेटिक स्टेबल है तो जो स्टेबल है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, एरोमेटिक स्टेबल है ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज कर दिया। फिर आपके सामने बेटा नॉन एरोमेटिक आया, वो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज किया, और एंटी एरोमेटिक और कम एनर्जी रिलीज किया। जितना स्टेबिलिटी आएगी उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। लिखिए फटाफट, जितना रेजोनेंस है उतना ही रेजोनेंस एनर्जी होगा, और जितनी स्टेबिलिटी है लिख लो। अगर आपके पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस आया तो क्या वो ज्यादा स्टेबल है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर। इक्विवेलेंट रेजोनेंस या फिर इसी को बोलते हैं इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस या इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी देन नॉर्मल रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है देन नॉर्मल रेजोनेंस। 3, 4th, लीनियर रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होता है या क्रॉस? लीनियर। तो लीनियर रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज कर देगा, हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी देन क्रॉस। लीनियर रेजोनेंस हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी देन क्रॉस रेजोनेंस। एक जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आया है वो इसी पॉइंट से हुआ है, वो लिखेंगे। अगर रेजोनेंस के बाद चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब न्यूट्रल से चार्ज बन रहा है, तो वहां पे रेजोनेंस एनर्जी कम होता है। 5वां, इफ न्यू चार्ज इज डेवलप्ड, अगर न्यू चार्ज डेवलप हो रहा है आफ्टर रेजोनेंस, तो क्या न्यूट्रल से चार्ज हो गया, तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता था, चार्ज कम स्टेबल होता था, देन रेजोनेंस एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाता है। अगर नया चार्ज डेवलप हो रहा है तो फिर रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा।
मोर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर मोर रेजोनेंस, क्योंकि जितना ज्यादा बेंजीनॉइड होंगे उतना ही ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतना ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। बस ये पॉइंट लिस्ट लीजिए, 6 पॉइंट्स है। आप ये देख रहे हो रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए बना है। अगर स्टेबल है तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है, अगर कम स्टेबल है तो रेजोनेंस एनर्जी कम रिलीज कर रहा है। मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गया। एरोमेटिक ज्यादा रेजोनेंस करता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गया। फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गया। लीनियर रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो गया। मोर बेंजीनॉइड मोर रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो गया। अगर नया चार्ज डेवलप हो रहा है तो क्या वो न्यूट्रल से चार्ज बन जा रहा है, और चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगा। जब भी रेजोनेंस के बाद नया चार्ज डेवलप हो जाए तो न्यूट्रल से चार्ज की तरफ जा रहा है, अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस थ्योरी के नाम पे रेजोनेंस एनर्जी यही 4-5 लाइन है। इसके बाद रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, पहली बता दूं। इसमें आप कभी भी कैसे भी लगा सकते हैं, आप जिससे आंसर सॉल्व हो रहा हो उससे लगा सकते हैं। नेक्स्ट करे क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। बताइए किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। पहले बोर्ड पे सॉल्व कर लो, आराम से लिखना। रेजोनेंस एनर्जी आपके लिए नया टॉपिक है, लिखने का टाइम दूंगा, पहले सॉल्व कर लो। क्या पहला वाला बेटा 1 2 3 क्या एरोमेटिक आ रहा है, ऑड पेयर? क्या यहां पे 1 और 2 क्या एंटी एरोमेटिक आ रहा है? क्या sp3 दिख गया? क्या नॉन एरोमेटिक दिख गया? तो क्या बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही रेजोनेंस एनर्जी है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। तो दिस इज रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। उस वाले में आओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एंटी एरोमेटिक है एरोमेटिक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एंटी एरोमेटिक है एरोमेटिक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एंटी एरोमेटिक है एरोमेटिक है? भगवान, लिखवाया था 8 मेंबर क्रिंग अगर एंटी एरोमेटिक हो जाए तो क्या लिखना है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि प्लेन बदल जाता है। ये 7 मेंबर है क्या, तो एंटी एरोमेटिक होगा। मैं 8 सोच रहा था। चलो कभी कभी होता है बेटा, तुम्हें गलत प्रूव करने के चक्कर में मैं ज्यादा ही बोल जाता हूं। क्या यहां पे एरोमेटिक हो गया? वो 8 होना चाहिए, मिसप्रिंट है वैसे। खैर, क्या ये आपके पास 2 और 2 4 एंटी एरोमेटिक हो रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, जो स्टेबल होगा क्या उसका एनर्जी ज्यादा रिलीज कर देगा? 1 और 3 में क्या ज्यादा रेजोनेंस है 1 में, तो ज्यादा रेजोनेंस है ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, कम रेजोनेंस है कम एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो समझ में आया? क्या रेजोनेंस एनर्जी यही ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या ये एरोमेटिक आ रहा है? क्या ये भी एरोमेटिक आ रहा है? लेकिन रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? दोनों एरोमेटिक है बेटा। यहां पे 6 कार्बन का, सॉरी 6 एटम का रेजोनेंस है, यहां पे क्या 5 एटम का रेजोनेंस है? क्या यहां ज्यादा रेजोनेंस है? तो ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई। बोलो समझ में आया? लिखो यहां पे ए वाले में, मोर एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ज्यादा एटम रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब क्या, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। जितना ज्यादा एटम रेजोनेंस करेगा उतना ही मोर रेजोनेंस, मोर एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जरा ध्यान से, क्या एरोमेटिक हो रहा है? क्या यहां भी एरोमेटिक हो रहा है? अब डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा एनर्जी, मोर रेजोनेंस मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। सेकेंड वाले में आओ, क्या आपके पास यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस चमक गया, और अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आया तो ज्यादा स्टेबल कर दिया, और ज्यादा स्टेबल हो गया तो क्या ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज कर देगा। उस वाले में आओ, क्या यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है और उस वाले में नॉर्मल रेजोनेंस है? देखो वो O- के बाद C- है, O- C- बनेगा वहां पे,
हाँ, कहां पे? 4 में, 5 नंबर में। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज फार 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 ग्रेटर स्टेबिलिटी हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल। ये क्वेश्चन स्टेबिलिटी में भी कराया था। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज फार 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 ग्रेटर देन नॉर्मल रेजोनेंस। मैंने इक्विवेलेंट रेजोनेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो है, तो ऐसे चौंक क्यों रहे हो? अगर वहां पे ये भी लिखा था कि मान लो आपके पास ये दिया हुआ है और एक बहुत बड़ा रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई, बहुत बड़ा रेजोनेंस मान लो ऐसे दिया हुआ है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस भले ही छोटा है बट इट इज फार 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 मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। ठीक है, भले कितना रेजोनेंस हो जाए बट स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, और स्टेबल हो गया तो क्या हो गया? एनर्जी ज्यादा रिलीज कर दिया। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज फार 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 मोर, ये नॉर्मल रेजोनेंस है। ठीक है, अभी मैं कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटीज में वहां पढ़ाऊंगा कि जैसे ही सबसे ज्यादा स्टेबल तो ट्रोपोलियम हो जाता है, उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस देख लेते हो, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस ही आता है। समझ में आया? आगे पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट, क्या यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस इसमें चमका? क्या यहां पे C माइनस O माइनस चमक रहा है? नॉर्मल रेजोनेंस। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया। बोलो समझ में आया? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या यहां पे आपके पास वहां रेजोनेंस ज्यादा है, यहां रेजोनेंस टूट गया, वहां रेजोनेंस ज्यादा है तो ज्यादा है रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करेगा। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस ज्यादा है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख के बताओ किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। क्या यहां पे समझ में आ रहा है ये लीनियर रेजोनेंस है, और क्या यहां समझ आ रहा है दिस इज क्रॉस रेजोनेंस? तो लीनियर रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि ए वाले में क्या है बेटा? लीनियर रेजोनेंस है, और बी वाले में क्या है? क्रॉस रेजोनेंस है। तो लीनियर रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, और क्रॉस वाला कम एनर्जी। सेकंड, 9th वाला 1 to 8 to 1, ज्यादा रेजोनेंस कहां हो रहा है भाई? नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर दे रहा है ना, तो ये ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, वो वाला कम डोनेट कर रहा है। वैसे भी आप देखो, डोनेट करने के बाद क्या यहां प्लस आएगा? यहां प्लस आएगा। कौन स्टेबल है? ओ वाला तो ज्यादा अनस्टेबल है। चलो, तो आपके पास देखो रेजोनेंस एनर्जी, जहां स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, तो बी में ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। बी में क्योंकि आसानी से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डोनेट कर पा रहा है। ठीक है, बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि बी में आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनेट इजिली। लास्ट क्वेश्चन बताना क्यों? क्या यहां पे बेटा C माइनस नजर आ रहा होगा, लेकिन जब रेजोनेंस करोगे तो O माइनस बनेगा, और यहां रेजोनेंस करने पे N माइनस बनेगा। कौन स्टेबल है? O माइनस। तो यहां पे रेजोनेंस एनर्जी जो होगा A ग्रेटर देन B आ जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस करने के बाद पहले वाले में O माइनस बन रहा है, दूसरे वाले में N माइनस बन रहा है, N माइनस स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अच्छे क्वेश्चंस। रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का, दूसरे वाले का? ज्यादा रेजोनेंस कहां हो रहा है? ये बड़ी आसानी से दे पाएगा, न्यूट्रल कम दे पाएगा, तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी क्या? बी ग्रेटर देन ए हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड वाला क्वेश्चन करिए। 12 कर लीजिए, एक साथ ही बता दूंगा, 12 भी कर लीजिए। ए भी लग रहा है? अच्छा, इसका मिलता जुलता है, तो इसका अगर बी ए नहीं तो ए भी ही होगा। बढ़िया। रेजोनेंस एनर्जी बी ए गलत है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर रेजोनेंस करने के बाद नया चार्ज डेवलप हो जाए तो क्या रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाता है? यहां पे रेजोनेंस कराओगे तो क्या बेटा, यहां पे रेजोनेंस कराने के बाद ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा? भाई होता है ना ऑक्सीजन पे प्लस, और कार्बन पे क्या माइनस आ जाएगा? तो क्या नया चार्ज डेवलप हुआ? अगर नया चार्ज डेवलप होता है तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाती है। तो रेजोनेंस एनर्जी बेटा ए का कम हो गया, बी का ज्यादा हो गया। ए का कम हो गया, बी का ज्यादा हो गया। लॉजिक गलत था आपका। नेक्स्ट, क्या यहां पे देखोगे, क्या यहां भी जब रेजोनेंस एनर्जी कराओगे तो क्या आपके सामने यहां पे न्यू चार्ज डेवलपमेंट आ रहा है?
और न्यू चार्ज डेवलपमेंट से रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगा। और रेजोनेंस और यहां पे चार्ज डेवलपमेंट थोड़ी हो रहा है, ओ माइनस से सी माइनस बन रहा है, पहले ही माइनस था, बी माइनस है, यहां भी ओ माइनस से सी माइनस बन रहा है, तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा है, बी ग्रेटर देन ए। ठीक है ना। जनरली आपको न्यू चार्ज डेवलपमेंट एग्जाम में दिखता है नहीं, आपको वही सोचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, ये क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजन में कि वो रेजोनेंस की वजह से हो रहा है या न्यू चार्ज डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, न्यू चार्ज डेवलपमेंट की वजह से। सी वाला में एक जगह नाइट्रोजन को रेजोनेंस करना है, एक जगह ऑक्सीजन को रेजोनेंस करना है, कौन ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा, नाइट्रोजन अच्छे से करेगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस एनर्जी। इसमें लिखा था जितना ज्यादा बेंजीनोइड उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, तो क्या रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंजीनोइड, सीबीए हो जाएगा। आपको रेजोनेंस एनर्जी के लिए बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो स्टेबल है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, और बस एक चार्ज वाला, बस ये था, बाकी आपको सब पता था। क्या लीनियर पता नहीं था, लीनियर क्रॉस, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पता नहीं था, सब पता था, मोर रेजोनेंस मोर एनर्जी नहीं पता था, सब पता था, बस इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना था। ये आप देख लेना, ये बताना जरा, ए बी या बी ए, बी ए या ए बी, क्यों, अच्छा पहले बताओ एरोमेटिक है क्या, एक दो तीन चार पांच छह, क्या इसका दूसरा वाला देखते हैं रेजोनेंस करा के, भाई इसका दूसरा वाला देखते हैं ना रेजोनेंस करा के, बताया था एंथ्रासीन में केवल एक स्ट्रक्चर से कंपेयर आप नहीं कर पाएंगे, आपको दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, फिर एक छोड़ के एंड सो ऑन, ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छह सात, क्या ऑड पेयर आ रहा है, सीआरओपी होने से क्या एरोमेटिक होता है, तो नेप्थलीन हो एंथ्रासीन हो फिनैंथ्रासीन हो, याद करा दिया था, सारे ही एरोमेटिक, एक बेंजीन रिंग दो बेंजीन रिंग तीन बेंजीन रिंग, सारे ही क्या होते हैं एरोमेटिक। अच्छा, और यहां पे भी देखो, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, मतलब ये भी सारे स्टेबल हो गए, सारे स्टेबल हो गए। अब कैसे करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम ही निकलेगा, नहीं यहां पे कोई और कौन, पाई बॉन्ड से नहीं होता, रेजोनेंस एनर्जी पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करेगा। और बताइए, क्या आप नंबर ऑफ एटम काउंट कर सकते हो, जितने ज्यादा एटम में रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा रेजोनेंस होगा, एक बार काउंट करके देखो क्या सेम आ रहा अलग अलग आ रहा है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14, यहां पे काउंट करो, 6 12 18 आया, मोर रेजोनेंस हो रहा है क्या, यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन में रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसको आप बोल दोगे बी ग्रेटर देन ए। हाँ, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर इसमें देखते हैं, ये तो है ही बेंजीन, इसमें क्या बेंजीनॉइड ढूंढ रहे हो, लॉजिक गलत लगा रहे हो, बट हाँ सही लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, इसके बाद आपको पढ़ना है, ये टॉपिक हो गया, नोट करना है, क्या हो गया, टाइम हो गया, बॉन्ड पैरामीटर पढ़ना भैया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ब्रेड्स रूल, पढ़ा दिया जाए, पढ़ा देते, चलो इंट्रो दे देते, इंट्रो दे देते, चलो देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने इसको लाइटली लिया तो हर जगह पढ़ाया भी नहीं जाएगा, बट क्वेश्चन आएगा ये भी बता देता हूं, और एनसीईआरटी का टॉपिक है, राइट, इनऑर्गेनिक से पूरा रिलेटेड है, तो बार बार मैं आपके सुधांशु सर की याद कराऊंगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, पहले बॉन्ड ऑर्डर सुन लो, फिर रिलेशन लिख लो, फिर क्वेश्चन कर लो, फिर घर जाओ। अरे मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, मैं इनऑर्गेनिक से आसान कर दूंगा, चलो कल
अरे 1 मिनट, ये सबका फेस वाला जो दोबारा से बन रहा है अटेंडेंस के लिए, बन गया है क्या? बनवा लो ना बाहर, बनवा लो वरना अब्सेंट लग रहा होगा। है, जाके बाहर बनवा लो, ये दोबारा से 1 वीक से बन रहा है। हाँ, जाके बनवा लो, एक बार जाओ ना, हाँ जाओ, जाओ एक बार, बाहर बन रहा है फेस अटेंडेंस के लिए। ऊपर ले रहा है, अभी ले रहा है, नहीं ले रहा है तो फिर नहीं बना, जाके बनवाओ। ये जिसका भी अटेंडेंस नहीं ले रहा है फेस से, जाके बनवा लो अभी। अच्छा, आईडी कार्ड वाला फॉर्म भर दिया है सबने, दोबारा वाला? ठीक है। ये जितने बच्चे बैठो भाई, बन गया है सबका क्या अटेंडेंस? इसमें आ रहा है? आज बनाए हो क्या अटेंडेंस सबने? हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो जाके फिर से बनवाओ। इसमें एक बार दो तो फेस, यहाँ पे फेस लगा रहे तो आ रहा है सबका, या रेट दिखाता है? आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा अभी बाहर बन रहा है, जाके बनवा लो। हो जाएगा, हो जाएगा। आईडी कार्ड वाला दोबारा भर लिया जिसको भी नहीं मिला था?